हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल और आप सभी का स्वागत है होम साइंस विद पूजा में। आज जो है हम बात करेंगे विटामिन B2 के बारे में और साथ ही B3 के बारे में भी। सबसे पहले हम B2 जो है उसको रिकॉल कर लेते हैं, तो देख लेते हैं। विटामिन B2 जैसा कि हम सभी जानते हैं, बी फैमिली के जितने भी विटामिन हैं वो सारे ही स्टोर नहीं हो पाते हैं, पानी में घुलनशील होते हैं। ये हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया हुआ है। तो बात करते हैं विटामिन B2 जो है इसे राइबोफ्लेविन कहते हैं। विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन कहा जाता है और राइबोफ्लेविन जो है राइबो प्लस फ्लेविन, राइबो और फ्लेविन से मिलकर बना है। तो विटामिन B2 जो है वो किससे बना है? राइबोफ्लेविन। राइबो का मतलब होता है शर्करा और फ्लेविन होता है प्रोटीन। पोटास से प्राप्त शर्करा है, पोटास से प्राप्त शर्करा, और फ्लेविन जो है ये प्रोटीन है, जो कि प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? एमिनो अम्ल होते हैं। तो ये जो प्रोटीन है, ये जो फ्लेविन है, ये क्या है? एक एमिनो अम्ल है। एमिनो अम्ल यानी जो विटामिन B2 है वो शर्करा और प्रोटीन को मिलाकर बना हुआ है। तो आगे बात कर लेते हैं। इसी वजह से इसे राइबोफ्लेविन कहा जाता है। विटामिन B2 जो है इसे लैक्टोफ्लेविन भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? लैक्टोफ्लेविन। लैक्टोफ्लेविन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसे दूध से अलग करके, दूध से पृथक करके प्राप्त किया गया था। दूध से अलग करके या पृथक करके इसे प्राप्त किया गया था। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं विटामिन B2 की कमी से होने वाले रोगों के बारे में। हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया ही था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस वजह से एक बार हम इसे रिकॉल कर लेते हैं। तो हम बात कर लेते हैं चिलोसिस, जो कि विटामिन B2 की कमी के कारण होता है। इसमें आपका जो होठ है इसकी साइड में, दोनों साइड में जो है यहाँ पर जो है घाव हो जाते हैं। अगर आप मुंह खोलते हैं तो आप मुंह खोल नहीं पाते हैं, ज़्यादा अगर आप कोशिश करते हैं तो जो रक्त स्त्राव है वो भी होने लगता है। तो ये चिलोसिस है जो कि विटामिन B2 की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट है ग्लूसाइटिस। इसमें जो है जीभ के ऊपर इस तरह से रेड दाने हो जाते हैं, और ये दाने की वजह से जो है जीभ पर कुछ भी रखें, अगर नमक रखें या चीनी कुछ भी रखते हैं तो वो ज़्यादा जो है तीखा महसूस होता है और दिक्कत भी होती है खाना खाने में। नेक्स्ट है नसोला बाइल फोल्ड। नसोला बाइल फोल्ड जो है इसमें यहाँ पर नाक के इधर जो है यहाँ पे झाइयाँ टाइप से पड़ जाती हैं, और जो है यहाँ पे थोड़े थोड़े जो है घाव भी होने लगता है। नेक्स्ट जो है एंगुलर डर्मेटाइटिस। हम सभी जानते हैं डर्मेटाइटिस का मतलब त्वचा से होता है। एंगुलर डर्मेटाइटिस के अंदर जो आपकी लाफ लाइन है, लाफ लाइन जो होती है, लाफ लाइन, ये जो लाफ लाइन होती है हमारे गालों पर, ये जो लाफ लाइन हम जब हंसते हैं तो या मुस्कुराते हैं तो ये लाफ लाइन इस तरह से दिखाई देती है यूं। तो इस पे ना जो है घाव होने लग जाते हैं, यही जो है एंगुलर डर्मेटाइटिस कहलाता है। साथ ही जो है यहाँ की स्किन भी खुरदरी हो जाती है। नसोला बाइल फोल्ड में भी यहाँ की स्किन जो है पूरी की पूरी जो है वो एकदम ऐसी हो जाती है कि बिल्कुल ही ड्राई ड्राई महसूस होने लगती है। और ड्राई चीज अगर होने लगी तो फिर क्या होता है, उसमें कई बार ब्लड स्त्राव, जो ब्लीडिंग है वो भी होने लगती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसकी कमी से और क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है विटामिन B2 की कमी से। तो इसमें जो है कॉर्नियल वेस्कुलराइजेशन हो जाएगा। कॉर्नियल का मतलब ही हम समझ रहे हैं आंखों से मतलब होता है, और कॉर्नियल वेस्कुलाइजेशन का मतलब होता है आपकी जो आंख है, ये जो आपकी आंख है इसके ऊपर, यहाँ पर हमारी आंखों के अंदर कोशिकाएं होते हैं, जो सेल्स होते ही हैं, बट ये इसमें क्या होगा, आपकी आंखों पर जो सेल्स हैं उसका पूरा जो है जाल सा बन जाएगा और आंखों में रेडनेस आ जाएगी।
और इसमें जो कॉर्नियल वेस्कुलराइजेशन है, इसमें आंखों के अंदर हमेशा पानी बना रहता है और देखने में भी प्रॉब्लम होती है, चीजें जो हैं धुंधली दिखाई देती हैं। नेक्स्ट है कीरेटोटाइटिस। कीरेटोटाइटिस जो है, इसमें गाल की त्वचा जो है, गाल की त्वचा ड्राई हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इस B2 की कमी के कारण एक तो अल्सर देखा जाता है, किसी भी तरह का अल्सर, चाहे आप पेट में कह दीजिए या फिर कहीं भी जो सूजन है या स्वेलिंग आ रही है तो वो क्या है, अल्सर है, और अल्सर इसकी कमी से देखा जाता है। इसके अलावा पुरुषों में अंडकोश जो है उसमें भी सूजन दिखाई देती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, जो B2 है इसे और भी किन नामों से जाना जाता है। तो B2 जो है इसे पेलिग्रा से जोड़ा जाता है, क्योंकि B2 के साथ में अब अगला हम जानेंगे B3 के बारे में, और B3 जो है पेलिग्रा की कमी, जो B2 की कमी होती है, B3 की कमी से क्या हो जाएगा, पेलिग्रा हो जाता है। तो जो B2 है इसमें पेलिग्रा होता नहीं है, परंतु उसके साइन दिखाई देने लगते हैं, साइन दिखाई देने लगते हैं। इसी वजह से जो B2 है इसे हम B2 को पेलिग्रा, साइन पेलिग्रा, पेलिग्रा साइन पेलिग्रा भी कहते हैं, और साथ ही इसे हम पेलिग्रा विदाउट पेलिग्रा, पेलिग्रा साइन पेलिग्रा और पेलिग्रा विदाउट पेलिग्रा भी कहते हैं, क्योंकि इसमें इसके सिम्टम्स जो है पेलिग्रा के वो नजर आने लग जाते हैं। इसके सोर्स के बारे में अगर हम बात करें विटामिन B2 के बारे में, तो इसमें जो है सबसे ज़्यादा जो डेयरी प्रोडक्ट है, खासकर जो दूध का पाउडर होता है उसमें बहुत अच्छी मात्रा में B2 पाया जाता है। इसके अलावा जो सूखा खमीर है, यीस्ट है, दही वगैरह है, आपकी जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं उनमें भी B2 अच्छी मात्रा में पाया जाता है। विटामिन B2 एब्जॉर्ब कहाँ होता है, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से एग्जाम में पूछा जाता है। एब्जॉर्ब B2 जो है एब्जॉर्ब कहाँ होता है, तो ये होता है जैसे कि सारे ही न्यूट्रिएंट होते हैं उसी तरह से छोटी आंत में ये क्या होगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा और स्टोर नहीं होगा, ये स्टोर नहीं होगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं विटामिन B जो है वो पानी में घुलनशील होता है, और पानी में यानी मूत्र में या फिर पसीने के जरिए जो है विटामिन B जो है हमारे शरीर से निकल जाता है। जितना हमारे शरीर में विटामिन की B2 की जरूरत होती है उतना एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, बाकी जो है मूत्र और पसीने के द्वारा निकाल दिया जाता है। तो अब बात कर लेते हैं विटामिन B3 के बारे में। विटामिन B3 जिसे हम निकोटिनामाइड कहते हैं, इसके अलावा इसका रासायनिक नाम नियासिन है, और साथ ही इसे निकोटिनिक एसिड भी कहा जाता है। विटामिन B3 की खोज जो है एक इटालियन व्यक्ति कासल के द्वारा 1735 में की गई थी, और इसकी खोज भी इसी वजह से की गई थी क्योंकि इसकी कमी के कारण कई सारे रोग देखे जा रहे थे, और इसी वजह से कई सारी खोज हुई, जिसमें पता चला कि अगर हम विटामिन B3 का सेवन करते हैं या विटामिन B3 का इंटेक करते हैं तो यही चीज़ें देखी गई, और इसी वजह से 1735 में जो है B3 की खोज की गई। B3 भी जो है पानी में घुलनशील है, इसी वजह से स्टोर नहीं होगा। तो विटामिन B की फैमिली के जितने भी विटामिन हैं वो हमें पता ही है कि पानी में घुलनशील होते हैं, इसी वजह से ये स्टोर नहीं होते। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ट्रिप्टोफैन के बारे में। ट्रिप्टोफैन हम सभी जानते हैं एक एमिनो एसिड है। तो ट्रिप्टोफैन जो है एक एमिनो एसिड होता है, हम सभी जानते हैं ये एक एमिनो एसिड है, और साथ ही हम ये भी जान लें कि ये क्या होता है, एक प्रोविटामिन होता है। प्रोविटामिन, अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियोस देखी भी हैं तो उसमें आप एक और प्रोविटामिन के बारे में मैंने आपको वहां पर बताया हुआ है, अगर आप चाहें तो वहां पर देख सकते हैं। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं ट्रिप्टोफैन के बारे में। ट्रिप्टोफैन एक प्रोविटामिन है। प्रोविटामिन का मतलब जो चीज हम जिस रूप में ले रहे हैं वो उस रूप में हमारे शरीर में जो है कई सारे एसिड की वजह से चेंज हो जाती है।
ट्रिप्टोफैन एक प्रोविटामिन है, ट्रिप्टोफैन एक प्रोविटामिन, और ये प्रोविटामिन कैसे है, हम जब ट्रिप्टोफैन को इनटेक करते हैं तो ये जो ट्रिप्टोफैन है ये हमारे शरीर में जाकर विटामिन B3 में चेंज हो जाता है, तो इसी को हम प्रोविटामिन कहते हैं। यानी जो चीज हम जिस रूप में ले रहे हैं वो हमारे शरीर में जाकर दूसरे रूप में चेंज हो जाती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ट्रिप्टोफैन की कमी। ट्रिप्टोफैन की कमी से क्या क्या चीजें देखी जाती है। सबसे पहले तो एक पैलेग्रा देखा जाएगा। पैलेग्रा हमने विटामिन B2 में जाना था कि जो है B2 की कमी से पैलेग्रा के सिम्टम्स दिखाई देते हैं, लेकिन विटामिन B3 जो है इसमें जब आपके अंदर विटामिन B2 की कमी चल रही है और साथ ही विटामिन B3 की लगातार कमी चल रही है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, सिम्टम्स के साथ साथ अब पैलेग्रा जो है खुलकर सामने आएगा, और पैलेग्रा में हमारे शरीर में निकोटिनिक एसिड की कमी हो जाती है। उत्तकों में निकोटिनामाइड जो है वो डाई न्यूक्लियोसाइड में चेंज हो जाता है। हमें अगर जो है पैलेग्रा से बचना है तो हम सभी जानते हैं विटामिन के जो सबसे अच्छे सोर्स है वो खमीर, यीस्ट है और दूध का पाउडर है। तो खमीर जो है, खमीर को हम, क्योंकि ये विटामिन B3 का बहुत अच्छा सोर्स है, इस वजह से इसे PPN यानी पैलेग्रा प्रिवेंशन फैक्टर और पैलेग्रा प्रिवेंशन न्यूट्रिशन भी कहते हैं, क्योंकि जो खमीर है, यीस्ट वगैरह है, इसमें विटामिन B3 बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। साथ ही इसमें बहुत ही अच्छी मात्रा में जो है ट्रिप्टोफैन भी पाया जाता है। ट्रिप्टोफैन एक एमिनो एसिड है जो कि हम सभी जानते हैं, हम ट्रिप्टोफैन ले रहे हैं और वो विटामिन B3 में चेंज होता है, इसी वजह से इसे PPF और PPN कहा जाता है। नेक्स्ट हम जान लेते हैं शरीर में निकोटिनामाइड एसिड जो है वो किस में चेंज होगा। निकोटिनिक एसिड होता है वो निकोटिनामाइड एसिड में चेंज हो जाएगा शरीर में जाकर। इसके अलावा जो टिश्यूज होते हैं उसमें निकोटिनामाइड जो होता है वो डाई न्यूक्लियोसाइड में चेंज हो जाता है। अब बात कर लेते हैं 3DS और 4DS के बारे में। 3DS डायरिया, डिमेंशिया और डर्मेटाइटिस। ये आप किसी भी मतलब क्रम इसका कोई है नहीं, आप किसी भी क्रम में इसको याद कर सकते हैं। तो 3DS का मतलब है डायरिया, डिमेंशिया और डर्मेटाइटिस। डायरिया यानी लूज मोशन, डिमेंशिया का मतलब है, डर्मेटाइटिस का मतलब है स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम, और डिमेंशिया का मतलब है स्मृति में भूलने की बीमारी, मतलब हमें जो है भूलने की बीमारी हो जाती है। अगर आप इस 3DS चल रहे हैं, पैलेग्रा में 3DS अगर चल रहा है और अगर ये 3DS का अच्छे से उपचार नहीं किया जा रहा है और हमारे द्वारा जो है विटामिन B3 की अच्छी मात्रा नहीं ली जा रही है, तो फिर ये 4DS में चेंज होता है। इसमें तीनों चीजें सेम रहेंगी, एक D और जुड़ जाएगा, और जो लास्ट वाला D है उसका मतलब है डेथ। अगर आप इन सभी चीजों का अच्छे से इलाज नहीं करें और ट्रिप्टोफैन और विटामिन B3 जो है अच्छी मात्रा में नहीं लेंगे, तो जो ये सारी सिम्टम्स हैं, सारी जो बीमारियां हैं वो डेथ में चेंज हो जाएंगी। व्यक्ति को पैलेग्रा बहुत ज़्यादा मतलब हाई लेवल पर है, बहुत ज़्यादा है और हाई कंडीशन है पैलेग्रा की, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को 60 mg ट्रिप्टोफैन लेना चाहिए। और ये जो है दिन में दो बार लेना है। 60 mg ट्रिप्टोफैन लेने पर हमें जो है 1 की प्राप्ति होगी। अगर किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशन में पैलेग्रा है तो उसे 60 mg ट्रिप्टोफैन जो है दिन में 2 बार देना चाहिए और इससे 1 mg B3 की प्राप्ति होगी, और जो पैलेग्रा है वो जो है धीरे धीरे कम होता जाएगा और व्यक्ति अपनी जो पहले नॉर्मल कंडीशन थी उसमें आता जाएगा। ठीक है, जो सोर्स है वही है,
सूखा खमीर, यीस्ट, और सबसे अच्छी मात्रा में जो है विटामिन B2 भी और विटामिन B3 भी है, वो आपको मिलेगा मिल्क पाउडर में। इसके अलावा जितने भी डेयरी प्रोडक्ट हैं उनमें भी विटामिन B3 अच्छी मात्रा में पाया जाता है। अगर हमारे द्वारा इन सभी चीजों का अच्छे से इंटेक किया जाए तो हमारे अंदर B2 और B3 की कमी नहीं होगी और पेलेग्रा के सिम्टम्स भी नहीं देखे जाएंगे, साथ ही पेलेग्रा भी नहीं देखा जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसके संग्रह की, स्टोरेज। तो हम जैसा कि पहले ही बता चुके हैं कि विटामिन B3 जो है वो B फैमिली का है और ये पानी में घुलनशील होता है, इसलिए इसका स्टोरेज नहीं होगा। और इसका जो अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन जो है वो भी छोटी आंत में होगा। जैसा कि विटामिन B2 का भी अवशोषण जो है वो छोटी आंत में हो रहा था। ज्यादातर न्यूट्रिएंट जो होते हैं उनका सभी का जो अवशोषण होता है, पाचन होता है, वो छोटी आंत में होता है। तो इसका जो स्टोरेज नहीं होगा, जितनी जरूरत है शरीर को उतना हमारे शरीर में एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा और उसके बाद में स्टोरेज नहीं होगा इसका। और जो है इसको मूत्र के द्वारा इसको निष्कासित कर दिया जाएगा, साथ ही पसीने वगैरह, क्योंकि पानी के अंदर घुलनशील होता है, एब्जॉर्ब होना है उतना हो जाएगा और बाकी जो है निष्कासित कर दिया जाएगा हमारे शरीर से। तो उम्मीद कर रही हूँ कि आपका विटामिन B2 और विटामिन B3 बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो चुका है। इसमें जो भी हमने आज पढ़ा है वो सारा ही एग्जाम से रिलेटेड है, कंपटीशन एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है। और आपको बता दूं विटामिन B2 की कमी से जितने भी रोग हैं, जैसे कि चिलोसिस है, ग्लूसाइटिस वगैरह है, जो कि हमने पहले पढ़ चुके हैं और पिछली वीडियो में भी हम इनके बारे में जान चुके हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं और पूछे जाते रहेंगे, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। साथ में ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी अभी कुछ ही समय पहले एग्जाम में आया था, जैसे कि ये है इटालियन व्यक्ति द्वारा कासल जो था उसने 1737 में विटामिन B3 जो है उसकी खोज की थी। आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद कर रही हूँ आपको विटामिन जो है अच्छे से क्लियर हो रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम अगले विटामिन के बारे में जानेंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।